हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि रिज्यूम का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट के पॉइंट्स आपको बता दिए थे, बट ये एक रिज्यूम का प्रोफेशनल एग्जाम्पल है जो कि बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स को अगर कहीं अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से अपने रिज्यूम को बनाएंगे उसी के ऊपर है ये। इसके अलावा सेल्स का रिज्यूम, प्रोफेसर का रिज्यूम, अगर आपको कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई करना है उसका रिज्यूम, तो वो सब रिज्यूम्स भी हमारी बुक्स में कवर्ड हैं। तो अगर आपको वो सब फॉर्मेट्स भी चाहिए तो आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को सिस्टमैटिक एक्सेस अगर आपको चाहिए या आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे नंबर मेंशन है 8823888393, आप इस पर कनेक्ट करके या व्हाट्सएप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं एंड इस एक्सेस को ले सकते हैं। अब रिज्यूम के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये एक बेसिक और प्रोफेशनल रिज्यूम का एग्जाम्पल है जो स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। सबसे ऊपर आता है नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था कि सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना है एंड उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। अभी हम क्योंकि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक्स को एज अ नंबर शो किया है, बट आपको अपना करेक्ट करंट नंबर मेंशन करना है, यानी जो आप अभी यूज कर रहे हैं। अवॉइड की रिज्यूम, जब भी आप रिज्यूम बनाते हो, आप जॉब के लिए बनाते हो, तो अवॉइड करें कि आप अपने पेरेंट्स का नंबर दें। इंस्टेड यू शुड गिव योर पर्सनल नंबर इन योर रिज्यूम। सेकेंड इज आपको अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है जो करंटली आप यूज कर रहे हैं। थर्ड इज लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को आपको हायर करना है तो वो लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपका बना होना चाहिए और वो अपडेटेड भी होना चाहिए। बना नहीं होना चाहिए, अपडेटेड भी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस मैंने यहाँ पे सिर्फ दिल्ली इंडिया लिखा है, आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है विद हाउस नंबर। ठीक है, ये सेक्शन रिक्रूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो इजीली आपको कांटेक्ट कर सके। उसके बाद होता है करियर ऑब्जेक्टिव। इसमें आप शॉर्ट में बताते हो कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो और आपके गोल्स क्या हैं। जैसे यहाँ कॉर्पोरेट लॉ और लिटिगेशन में इंटरेस्ट दिखाया गया है। करियर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे तो डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड लॉ ग्रेजुएट। यहाँ पे हमने अब छोटा सा अपना क्वालिफिकेशन भी इंट्रो दे दिया। With a strong interest in corporate law and litigation, seeking an opportunity to apply legal knowledge, research skills and drafting abilities in a reputed legal organization. तो ये करियर ऑब्जेक्टिव, ये 2 से 3 लाइन का यूजुअली होता है जिसमें हम अपनी स्किल्स भी बताते हैं और हमारा क्या, हम किस टाइप के एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहे हैं। कई रिज्यूम्स में लिखा होता है टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, टू इम्प्रूव माई स्किल्स। फ्रेशर मोस्टली यही लिखते हैं, बट क्योंकि ये लॉ ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग रिज्यूम है तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है किसमें, कॉर्पोरेट लॉ और लिटिगेशन में। वहीं अगर आप क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल लॉ लिखेंगे, आप सिविल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिविल लॉ लिखेंगे, फैमिली लॉ होता है। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फर्म में अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक क्रिमिनल लॉयर्स की फर्म है तो आप क्रिमिनल इंटरेस्ट लिखेंगे, वहीं अगर एक फैमिली लॉयर्स की फर्म है तो आप फैमिली लॉ में इंटरेस्ट लिखेंगे, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी जो अभी रिसेंट आपने डिग्री परस्यू की है, रिसेंट आपने क्वालिफिकेशन ली है, वो आपको सबसे ऊपर लिखनी है, तो ये अपोजिट चलेगा। जैसे एलएलबी की सबसे पहले लिखा है उसका कौन सी इंस्टीट्यूशन से की, क्या ईयर था और क्या परसेंटेज, या सीजीपीए भी मेंशन कर सकते हैं। कई बच्चे डिवीजन भी मेंशन करते हैं, वो भी सही है। अगर फर्स्ट डिवीजन है, आपको परसेंटेज नहीं बतानी तो आप डिवीजन मेंशन कर सकते हो, इट इज एज गुड एज परसेंटेज वो। बट सिर्फ आपके पास ऑप्शन कब है, यूनिवर्सिटी के केस में, क्योंकि जब 10th के एग्जाम्स होते हैं, 12th के एग्जाम्स होते हैं तो मेनली परसेंटेज ही मैटर करती है। अब एलएलबी आ गया हमारा। बीकॉम में क्या हमारा कौन सा कॉलेज था, ईयर क्या था, कब हमने कंप्लीट किया, दिस इज ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये याद रखना, ईयर कब कंप्लीट हुई है आपकी, ठीक है ना, तो दिस इज ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बाद आपका आता है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप बताते हो कि आपने कहाँ इंटर्नशिप की है, कब की है और वहाँ क्या क्या काम किया है। जैसे कि लीगल रिसर्च आपने की थी, ड्राफ्टिंग की थी, कोर्ट वर्क में असिस्टेंस दी थी, कोर्ट की अपीयरेंसेस दी थी, तो वो सारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर मेंशन करोगे, या फिर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के कॉलम को आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस में जैसे पहले लिखा है, इंटर्न थे आप एडवोकेट नीरज गुप्ता, दिल्ली हाई कोर्ट। देन आपने कब से कब तक इंटर्नशिप की और आपने क्या क्या वहां पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दी। फिर आपने क्या मेंशन किया, एक ही इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था तो एक ही लिखा है, हो सकता है आपको 3-4 के हो तो आप इसके नीचे इंटर्न
किसके नीचे आप रहे, फिर से वही आपका पीरियड, इसको भी आपको वही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी लेटेस्ट सबसे ऊपर आएगा, देन उससे पुराना, देन उससे पुराना, ऐसे ही लिखना है आपको। देन की स्किल्स की अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है की स्किल्स, जहां आप अपनी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज हाईलाइट करते हो, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग है, कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल थिंकिंग है। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो कंप्यूटर लिख सकते हो, एमएस ऑफिस जिसे यहाँ मेंशन्ड है, वर्ड, एक्सेल आता है। लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर आपने कोई वॉलंटियर किया है एट द टाइम ऑफ कॉलेज तो वो सब मेंशन कर सकते हो। क्लाइंट इंटरैक्शन, क्लाइंट मीटिंग्स अगर आप ले सकते हो कॉन्फिडेंटली तो वो मेंशन कर सकते हो। की स्किल्स आपको अपनी मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, कि आप कौन कौन से एरियाज में प्रैक्टिस करना चाहते हो। यहाँ पे जो मेंशन किया है हमने, कॉर्पोरेट लॉ लिखा है, क्रिमिनल लॉ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा है, रिट पिटिशंस बेसिकली, सिविल लिटिगेशन लिखा है। अगर फैमिली लॉ में इंटरेस्ट है वो भी लिख सकते हो। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स होते हैं, वो उनमें इंटरेस्ट है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। तो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई रिसर्च वर्क किया एट द टाइम ऑफ कॉलेज या उसके अदर देन दैट ऑल्सो, तो वो भी आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा है राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया, इस पे प्रोजेक्ट बनाया था आपने, स्टडीड लैंडमार्क जजमेंट्स, एनालाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशंस। अगला, अगर आपने कोई मूट कोर्ट अटेंड किया है या कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हेडिंग लिख के नीचे खाली छोड़ देना, वो हेडिंग ही नहीं लिखनी है, उस हेडिंग को ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो मूट कोर्ट्स और कंपटीशन के सेक्शन आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखाता है जो रिक्रूटर्स को इंप्रेस करता है। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और पार्टिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ अचीवमेंट में क्या लिखा है, विनर इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन 2024 में, एंड सर्टिफिकेट इन लीगल राइटिंग। तो कई बार ऐसे भी होता है कि ऑनलाइन हम कई सारे एग्जाम्स करते हैं, क्विजेस करते हैं, तो हम उनका भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ओलंपियाड्स होते हैं उनमें अगर हमने कोई भी प्राइज जीता है तो उसको भी मेंशन किया जा सकता है इन अचीवमेंट्स। तो आपको बेसिकली मोटे मोटे हेडर्स याद रखने हैं। हेडर्स याद होंगे तो अंदर तो आपको कहीं ना कहीं एक रफ ड्राफ्ट ही बनाना है, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, वो तो आपको पॉइंटर्स अगर मेन याद होंगे तो आप इजीली अंदर भी लिख लोगे। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें वही मेंबर ऑफ लीगल एड सोसाइटी, लीगल फ्री एड बेसिकली जो फ्री प्रो बोनो वर्क होता है उसकी बात की गई है। अटेंडेड सेमिनार्स ऑन साइबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लैंग्वेजेस नोन में अगर हमने लिखा है तो इंग्लिश है, फ्लुएंट है, एंड हिंदी भी फ्लुएंट है। अगर फ्लुएंट नहीं है तो बेसिक मत लिखना, अगर फ्लुएंट है तो फ्लुएंट लिखना है, अदरवाइज अवॉइड दैट। डिक्लेरेशन लास्ट में लिखनी कंपलसरी है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो बेसिकली आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी आपने फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए इन योर रिज्यूम वो सारे ट्रू हैं, यानी सही हैं, कुछ भी आपने गलत मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लास्ट में क्या लिखेंगे, डेट, प्लेस और अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। डेट, प्लेस और सिग्नेचर ये करना है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिज्यूम हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। आप किसी भी जॉब के लिए अगर अभी जनवरी 2026 में अप्लाई कर रहे हो तो आप 2024 का रिज्यूम नहीं लेके जाओगे, आपको 2026 का ही रिज्यूम चाहिए होगा। तो वो डेट भी अब मेंशन होनी चाहिए, प्लेस आपने कहाँ के लिए बनाया है वो रिज्यूम, और सिग्नेचर अपना आपको लास्ट में करना है। तो ओवरऑल एक अच्छा रिज्यूम क्लियर, कंसाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली हाईलाइट हो। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बेसिक हेडर्स जो मैंने आपको बताया कि पहले अपना पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, देन करियर ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को बताना है, ठीक है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बाद की स्किल्स आपने बता दी, अपनी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बता दिए, प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क आपने जो किया है, मूट कोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में अगर पार्टिसिपेट किया है वो, अचीवमेंट्स, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लैंग्वेजेस नोन एंड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देने के बाद लास्ट में डेट, प्लेस, सिग्नेचर मस्ट बी एडेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई ट्राई टू क्लियर देम आउट। और अगर आपको हमारी वीडियोस और बुक्स का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।